डच आगमन एवं गतिविधियां। स्पेन के पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वो यूरोप के बाजारों में पहुंच जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का और इसे खेने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। इन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत पुर्तगालियों के मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प लिया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक और 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे यह पुनः निर्यात का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर परिवर्तित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलियन दी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। 20 मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी वोक की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। भारत में डच कंपनियों की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह पुलिकट स्थित गेलरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां औद्योगिकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बिस्मिलपट्टनम में, 1645 में परिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर व नेगापट्टनम में और 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया। डचों ने 1605 में अम्बोयना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका जीता। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुराक्कड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारियों को यह कर देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य नीति थी। 1658 में श्रीलंका में डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। डच व्यापार। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते हैं, अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से ड्रांसपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाजों पर प्रहार किया, स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किया।
मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। ऐसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चकरी का उद्योग स्थापित किया था। डच अंग्रेज संघर्ष। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब के मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने सभी क्षेत्रों में व्यापार में एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित कर दिया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों, गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655 से 56 में कोलंबो और 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त किया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में सॉल्टपीटर और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थापना के लिए डच और अंग्रेज के संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध में सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजी बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाजों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीप तक सिमट कर रह गई। डचों का पतन। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डच का एकाधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें स्थापित होने नहीं दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वो शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों और अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय एकाधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ज्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनियों के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्तियों में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीप की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया था और इसलिए वे पूर्व में अपनी पराजय को कायम रखने में असफल हो गए।